हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगम्यूर अधिशोषण समता। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, ये जो आइसोथर्म है ये कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस पर बेस्ड है, इसलिए हम इन अजम्पशंस को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर हम इसका आगे क्या करेंगे, डेरिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट अजम्पशन है इसमें क्या बोला गया कि एडजॉर्बेंट की सरफेस पर तब तक एडजॉर्प्शन चलता है जब तक कि कंप्लीट सरफेस एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की यूनिमॉलिक्यूलर लेयर द्वारा कवर्ड नहीं हो जाती। इसका मतलब क्या है कि जो एडजॉर्बेंट की सरफेस है उसमें जितनी भी एडजॉर्प्शन साइट्स हैं वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होती हैं, एक से नेचर की होती है। इसलिए जो सरफेस है वो क्या फॉर्म करती है, एक यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, तो देखो इस तरह समझाया गया कि एडजॉर्प्शन takes place on the surface of solid adsorbent only till the whole of the surface is completely covered with unimolecular layer of the adsorbate particles. Thus every adsorption site on the surface of adsorbent is equivalent. मतलब उनकी जो सरफेस में एडजॉर्प्शन साइट्स हैं जिनके थ्रू एडजॉर्प्शन होता है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है। इसलिए सरफेस पर एक होमोजीनियस यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। समझ गए बच्चों कि अधिशोषण सतह पर तब तक चलता है जब तक कि संपूर्ण सतह अधिशोष्य कणों की एक आणविक परत से नहीं घिर जाती, अर्थात सतह के अधिशोषण बिंदु एक समान होते हैं। इसी के कारण एक जो है होमोजीनियस यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। मतलब ये है एडजॉर्बेंट की सरफेस। इसमें ये डैश 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 जो मैंने शो कर रखा है ये है इक्विवेलेंट एडजॉर्प्शन साइट। अब जब एडजॉर्बेट सरफेस पर आता है तो इस तरह से एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन में ये साइट कंप्लीट क्या हो गई, कवर्ड हो गई। अब अगर मान लो कोई दूसरा जो पार्टिकल आता है एडजॉर्बेट का तो फिर इससे आगे कोई एडजॉर्प्शन नहीं चलेगा। समझ गए ना? तो इस तरह से ये क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट या फर्स्ट अजम्पशन, तो आप इसे नोट करें। अब देखो जो सेकंड अजम्पशन है उसमें क्या बोला गया कि एडजॉर्प्शन जब चलता है तो दो प्रोसेस होती है। इनमें से एक प्रोसेस है एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल का सरफेस पर आकर कंडेंस्ड होना, अर्थात उनका कंडेंसेशन चलना, मतलब एक एडजॉर्प्शन होना, चिपक जाना सरफेस पर आकर। और दूसरा प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, मतलब है जो सरफेस पर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए वो फिर क्या होते हैं, जो एडजॉर्प्शन हीट होती है उससे वेपोराइज्ड हो जाते हैं, मतलब सरफेस से बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से एडजॉर्प्शन चला, ठीक है, फिर क्या चला, डिसॉर्प्शन। तो इस तरह से एक रिवर्सिबल नेचर होता है सरफेस का, मतलब एडजॉर्प्शन भी चल रहा है और डिसॉर्प्शन। ठीक है, मतलब है कि एडजॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ द टू अपोजिंग प्रोसेस। ठीक है, नेमली कंडेंसेशन ऑफ द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, ये किसकी सरफेस, एडजॉर्बेंट की, एंड इवेपोरेशन मतलब डिसॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजॉर्बेट मींस, ठीक है, डिसॉर्प्शन। ठीक है, मींस हम ये कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर से समझें कि एडजॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिंग प्रोसेस, नेमली कंडेंसेशन, मतलब इस तरह से ये मॉलिक्यूल इस तरह से सरफेस में आ रहे हैं, ये तो ये क्या है, कंडेंसेशन, ठीक है, सरफेस पर, एंड इवेपोरेशन मतलब डिसॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेट। समझ गए ना? मतलब है कि अब जब ये एडजॉर्बेट जो मॉलिक्यूल है सरफेस पर जो एडजॉर्ब है वो कुछ हीट लेकर यहाँ से, मतलब जो हीट रिलीज हुई थी एडजॉर्प्शन के कारण, मतलब यहाँ पर और क्या निकली, हीट। तो इसी हीट से कुछ
मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये वेपोराइज हो गए, तो कुछ साइड क्या हो जाती है, इनकी फिर से फ्री हो जाती है। तो इस टाइप से देखो एडजॉर्प्शन भी चला और वेपोराइजेशन भी चला। तो इस तरह से एक प्रकार की ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो तीसरा अजम्पशन क्या है। थर्ड में ये बोला गया कि एडजॉर्प्शन पहले तो फास्ट चला, मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए सरफेस में, फिर एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर जो कंडेंसेशन रेट है और जो इवेपोरेशन रेट है वो बराबर हो जाते हैं, अर्थात क्या बन जाती है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट। इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एडजेसेंट पोजीशन में दूसरे एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल से कोई इंटरेक्शन नहीं करते, इसलिए जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इस इंटरेक्शन से इफेक्टेड नहीं होगी। समझ गए ना कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज, ठीक है, इक्वल्स टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, thus there is no lateral interaction between adjacent adsorbed molecules। मतलब ये था एडजॉर्बेंट। समझ गए बच्चों कि जब अधिशोषण की साम्यावस्था आती है तो अधिशोषण मतलब है कि कंडेंसेशन का जो रेट है वो और इवेपोरेशन का जो रेट है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। मतलब ये मान लिया जाए कि ये इसमें ये है कंडेंसेशन और यहाँ पर ये क्या है, इवेपोरेशन। तो ये दोनों रेट बराबर हो जाते हैं और इस रेट के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को या इस मॉलिक्यूल को कोई इफेक्ट नहीं डालता। अपने आप में हर एक जो एडजॉर्प्शन साइट है वो यूनिक होती है। एक साइड जब कवर्ड हो गई तो इस मॉलिक्यूल का दूसरी साइड से कोई लेना देना नहीं होगा। समझ गए ना, तो आप इसको नोट करें। समझ गए, यहाँ पर एक कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम ऑफ एडजॉर्प्शन इस तरह से अचीव हो गया जहां पर कंडेंसेशन और इवेपोरेशन रेट बराबर हो गए। कुछ मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के बाहर आ जाते हैं, फिर एडजॉर्ब हो जाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर, और इस तरह से एक क्या बन जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आप इसे नोट करें। अब देखो जो लास्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि जो सरफेस है इसमें जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड होते हैं इनके एडजॉर्प्शन का रेट जो है अपनी साइड की वैलेंसी से बिल्कुल फ्री होता है। मतलब ये होता है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ एडजॉर्ब हो रहा है तो इस साइड से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, अर्थात इसके एडजॉर्ब्ड होने का रेट या इसके एडजॉर्ब्ड होने का रेट जो है वो R1 बराबर क्या बना रहेगा, ये मान लो R2 है, तो ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर। क्यों? क्योंकि ये साइड इक्विवेलेंट है और एक साइड दूसरे साइड को इफेक्टेड नहीं करती। तो जिस रेट से ये मॉलिक्यूल इसमें एडजॉर्ब होगा उसी रेट से ये इसमें एडजॉर्ब होगा, मतलब यहाँ का मॉलिक्यूल इस साइड को इफेक्टेड नहीं करेगा। तो इस तरह से इनके रेट्स क्या रहेंगे, बराबर। और इस तरह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इसलिए अगर हम कहें कि अगर इवेपोरेशन होता है, ठीक है, तो सरफेस पर अगर ये मॉलिक्यूल फ्री हो रहा है ऐसे, ये मॉलिक्यूल यहाँ से फ्री हो रहा है ऐसे, ठीक है, और बाकी ये मॉलिक्यूल मान लो एडजॉर्ब है, तो ये मान लो इसका रेट R1 है और ये R2 है, तो यहाँ पर भी R1 बराबर क्या होगा, हम इसको डैश से लगाते हैं इस तरह से, तो इनके रेट्स भी क्या होंगे, बराबर। मतलब इनके डिसॉर्प्शन के रेट भी एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं करते और न ही इनके एडजॉर्प्शन रेट। तो यही लिखा है कि एबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन एवरी एडजॉर्प्शन साइट, पार्टिकल ही आएगा, ऑन एवरी एडजॉर्प्शन साइट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वैकेंसी नियरली साइट्स, ठीक है, मींस ईच साइट ऑक्यूपाइड बाय वन, ठीक है, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। मतलब एक साइट केवल एक पार्टिकल से ऑक्यूपाइड होगी, दूसरी साइट उसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए एडजॉर्प्शन रेट और डिसॉर्प्शन रेट या कहें कि जो इवेपोरेशन रेट है वो अपने साइड के पार्टिकल्स के जो इवेपोरेशन रेट है उसके बराबर होगा, ठीक इसी तरह से अपने साइड के एडजॉर्प्शन रेट के बराबर होगा। इस तरह से साइड, हर एक साइड इक्विवेलेंट है, इसलिए वो एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं करती। समझ गए बच्चों कि प्रत्येक अणु की अधिशोषण बिंदु पर अधिशोषण
क्षमता अपनी निकटवर्ती अधिशोषण बिंदु से स्वतंत्र होती है, अर्थात एक बिंदु साइट केवल एक अणु का अधिशोषण करती है और एक अणु दूसरे अणु को बिल्कुल इफेक्टेड नहीं करता। तो समझ गए ना, रिवर्सेबल नेचर का है। इसमें एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम मिलता है, एक साइड एक मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करती है, एक एडजॉर्ब मॉलिक्यूल दूसरे एडजॉर्ब मॉलिक्यूल को कोई इफेक्ट नहीं डालता, ना ही एडजॉर्प्शन रेट में ना ही इवेपोरेशन में। इस तरह से एक आइडियल एडजॉर्प्शन चलता है। तो ये थे कुछ इसके अजम्पशंस, तो आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम इसका आ जाते हैं डेरिवेशन। तो देखो, इसका जो मेन पोस्टुलेट है कि जब एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम आएगा तो उस समय कंडेंसेशन रेट और क्या जो इवेपोरेशन रेट है वो क्या हो जाते हैं, बराबर। इसी को कॉन्सेप्ट लेकर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण सामग्री, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन, संघनन की दर बराबर वाष्पीकरण की दर। अब मान लिया जाए कि ये सरफेस है, इसमें इतना पार्ट कवर्ड है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अनकवर्ड एरिया कितना हो गया, 1 माइनस थीटा। समझ गए ना, यहाँ थीटा है नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड, मतलब है कि कितनी साइट ऑक्यूपाइड है एडजॉर्प्शन और टोटल कितनी अवेलेबल है। इन दोनों का रेशियो है थीटा। सीधा सा है, आपको तो अभी यहाँ ध्यान रखना है कि कवर्ड एरिया कितना है, थीटा, तो अनकवर्ड कितना है, 1 माइनस थीटा। तो जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है ना, मतलब जो एडजॉर्प्शन होगा वो 1 माइनस थीटा अनकवर्ड एरिया, जहां पर अनकवर्ड एरिया है वही तो कंडेंसेशन चलेगा ना, और प्रेशर जो कि किसके, जो यहाँ पर एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल जो आएंगे यहाँ पर एडजॉर्ब होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये क्या चलेगा, कंडेंसेशन, ठीक है। और इसके अलावा ये किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर। तो जब प्रेशर पड़ेगा तो ये सरफेस पर आके टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे और यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और रेट ऑफ इवेपोरेशन देखें तो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा, क्योंकि जितना एरिया कवर्ड होगा वहीं से तो क्या चलेगा, इस तरह से यहाँ ये क्या चलेगा, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन थीटा पे डिपेंड करेगा, मतलब थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन अनकवर्ड एरिया और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या हो गई 2, तो आप इसे नोट करें। अब देखो, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो ये रेट, अर्थात ये जो है कंडेंसेशन का रेट और ये इवेपोरेशन का रेट दोनों बराबर हो जाएंगे। और इसे हम इसी तरह से और इंटू कर दें इसके अंदर, और फिर इसको p को इंटू करें तो ये बन जाएगा। इसको और आगे करते रहे तो थीटा का ये रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम k1 मतलब इस पूरे ऊपर भी k2 को डिवाइड कर दें और नीचे भी k2 से डिवाइड कर दें, तो k1 अपॉन k2 इंटू p अपॉन k2 प्लस k1 अपॉन k2 इंटू p। अब मैं k1 अपॉन k2 को b यूज कर रहा हूं तो ये लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो x अपॉन n जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, थीटा, क्योंकि जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा x अपॉन n। समझ गए ना, तो हम यहाँ पर और आगे बढ़ा दें x, ठीक है। अब हम थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर दें, k3 इंटू बी दोनों कांस्टेंट है, उसकी जगह एक नया कांस्टेंट यूज कर दिया मैंने a, तो x अपॉन n इक्वल टू a इंटू p अपॉन 1 प्लस b। यही है, ठीक है, लैंग-म्यूअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का रिलेशन। हम इससे 2 केसेस या 3 केसेस देखते हैं जो कि फ्राउंडलिंज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से कंपेयर होते हैं, तो वो रिलेशन देखेंगे, फिर हम इसका एक ग्राफ लेंगे। तो आप यहाँ तक नोट करें। अब देखो, इस जो लैंग-म्यूअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, अगर हम इसके 3 केसेस देखें जो कि फ्राउंडलिंज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से रिलेटेड है, तो देखो, पहला है कि एट वेरी लो प्रेशर, जब बहुत ही लो प्रेशर हो तो बीपी जो है 1 से बहुत कम होगा, तो 1 प्लस बीपी को लगभग हम 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारा ये इक्वेशन था क्या कि x अपॉन m इक्वल टू AP 1 प्लस BP, तो हम x अपॉन m इक्वल टू केवल क्या लिख सकते हैं, AP, या x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P, जो कि आपने देखा होगा फ्राउंडलिंज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ही कहता है कि वेरी लो प्रेशर में x अपॉन m जो
है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर, मतलब जितना प्रेशर उतना भी ही क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, फिर हाई प्रेशर करते तो बीपी बहुत ज्यादा होगा 1 से, तो 1 प्लस बीपी की जगह हम केवल बीपी का यूज करें तो हमारा ये इक्वेशन एपी अपॉन क्या बन जाएगा, बीपी। तो P और P हटा दें तो x अपॉन m इक्वल टू क्या होगा, A अपॉन B। A अपॉन B कांस्टेंट है, इसका मतलब x अपॉन m कांस्टेंट रहेगा, तो ये प्रेशर से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। यही कौन कहता है, फ्राउंडलिच एड्जॉर्प्शन थ्योरम, जो इससे भी यही रिजल्ट्स निकल रहे हैं। तीसरा है मॉडरेट कंडीशन में, तो ये अप्लाई होगा ये इक्वेशन, और इस तरह से हम इन सब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा और उसकी पावर 1/n। तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये जो डैश डैश लाइन है वो x अपॉन m इक्वल टू, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगी, p पर। मतलब अगर x अपॉन m p पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो इस तरह से आएगी लाइन सीधा कि जितना प्रेशर उसी हिसाब से x अपॉन m। अगर मान लो इस तरह की कंडीशन आती है मॉडरेट, तो ये वाली ऐसी झुकी हुई लाइन आएगी, क्यों, क्योंकि जितना आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से क्या नहीं होगा, एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, कम होगा, तो x अपॉन m उस रेट से कम रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशन ऐसी आती है जहां प्रेशर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाई रेंज पे पहुंच जाएगा, वहां पर x अपॉन m जो है वो p से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस, ठीक है, लैंग-मीवर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को कंपेयर करें तो सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं, समझ गए ना, तो इसे आप नोट कर लो। अब देखो जो ये कांस्टेंट्स आए हैं यहाँ पर a और b की, उनकी वैल्यूज कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा भी फॉर्मूला निकला x अपॉन m इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। हम इसको ऐसा लिख दें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पलट दें उल्टा करके, तो m अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन p प्लस b अपॉन a, p से p कट जाएगा b के रिस्पेक्ट में, तो ये बन गया y इक्वल टू mx प्लस क्या, c। ये हमारे पास इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि हम m अपॉन x और 1 अपॉन p के बीच में ग्राफ लें तो जो स्लोप है, अब देख रहे हैं 1 अपॉन a के बराबर है ये, और जो c है इंटरसेप्ट वो b अपॉन a। या तो इस तरह का हम यहाँ डेरिवेशन, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या हम इसी को ऐसा लिख, x अपॉन m इक्वल टू a, तो p को उठा के मैंने इसके अपॉन में कर दिया, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको उल्टा कर दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या हमारे पास बन गया 1 अपॉन a प्लस b अपॉन a इंटू p, तो ये भी क्या है, y इक्वल टू c प्लस mx। तो p अपॉन x अपॉन m और p के बीच में ग्राफ लें तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इंटरसेप्ट है वो 1 अपॉन a और जो स्लोप है वो b अपॉन a। तो इस तरह से स्लोप और इंटरसेप्ट से हम a और b की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से ये हम उसका कंप्लीट डेरिवेशन में हमने देख लिया। ठीक है, अब हम इनके दोनों के कंपेयर करें, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और अगर ये लैंग-म्यूर, तो दोनों में यूनिमोलिकुलर लेयर बनना जरूरी है। एक तो ये लिमिटेशन है दोनों में, समझ गए ना। अगर दोनों के लिमिटेशन पूछें तो पहला ये है कि दोनों में ये तभी वैलिड है ये दोनों, जबकि दोनों में जो एडजॉर्बेट है उसकी केवल यूनिमोलिकुलर लेयर सरफेस पर बनती है। दूसरा है कि ये दोनों इक्वेशन जो बहुत हाई प्रेशर हैं वहाँ पर एडजॉर्प्शन रेट क्या होगा, कैसे अफेक्टेड होगा, वो इस एक्सप्लेन नहीं करते, जबकि इन दोनों में ये दिख रहा है कि जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे x अपॉन m बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इनमें लिमिटेशन है दोनों में, फिर भी हमें जितना जरूरी है उतना हमने पढ़ लिया। इनसे रिलेटेड अब आप क्वेश्चंस करके देखना, आपको आसानी से बन जाएंगे। तो इस तरह से ये था लैंग-म्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार, सी यू अगेन।